अनुष्का की सास लीला सुबह सुबह रसोई में जोर जोर से बर्तन पटक रही थी। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जितना गुस्सा बढ़ रहा था उतनी ही बर्तनों की आवाज। अनुष्का कान पर तकिया रखती हुई बोली, क्या मनीष, आपकी मम्मी तो चैन से सोने भी नहीं देती। लेकिन मनीष वहां होता तो सुनता ना। वह तो कब का ऑफिस जा चुका था। लीला ने उसे चाय, नाश्ता, टिफिन सब बनाकर दे दिया, लेकिन अनुष्का महारानी की नींद अभी तक नहीं खुली। इसी बात का गुस्सा लीला बर्तनों पर निकाल रही थी। काम निपटने के बाद अनुष्का उठी और फ्रेश होकर अपने लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाते हुए उसने लीला से पूछा, मम्मी जी, आपके लिए भी चाय बना दूं? लीला गुस्से में बोली, मैं दोपहर में चाय नहीं पीती। हमें तो मायके से ये सिखाकर भेजा गया था कि सुबह जल्दी उठकर आंगन बुहार कर नहा धोकर जब चूल्हे चौके के पास जाना चाहिए। लेकिन आजकल तो आगे क्या ही कहूँ। घड़ी तो देखो बहू, 10:30 बज चुके हैं। मम्मी जी, आप भी कैसी बातें करती हो। 10:30 बजे क्या दोपहर हो जाती है? बस थोड़ा सिर में दर्द था, इसलिए देर से आंख खुली। लगता है घर जाना पड़ेगा। घर? घर क्यों? मम्मी जी, बताया ना कि सिर में दर्द है। वहां हमारे फैमिली डॉक्टर है, उनसे दवाई लूंगी तो ठीक हो जाएगा। ए? सिर में दर्द के लिए फैमिली डॉक्टर? सिर के दर्द के लिए मायके जाओगी? क्या यहाँ डॉक्टर नहीं है? हम तो कितने हॉस्पिटल में घूम लिए, लेकिन हमारा कोई फैमिली डॉक्टर नहीं हुआ। रुको, मैं दर्द की दवा देती हूँ। नो मम्मी जी, अगर गलती से आपकी दी हुई दवाई का साइड इफेक्ट हो गया तो, और एक्सपायरी दवाई खा ली तो? नहीं नहीं, मैं अपनी बॉडी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। अनुष्का चाय पीने के बाद तैयार होकर अपने घर चली गई। लीला ने अपने सिर में हाथ मारते हुए कहा, हे भगवान, कैसी बहू मिली है मुझे। 2 दिन होते नहीं कि मायके चली जाती है। मनीष भी उसे कुछ नहीं कहता। मैं कुछ कहूंगी तो लोग यही कहेंगे कि 4 दिन बहू को आए हुए नहीं और सास ने जीना मुहाल कर दिया। 3 दिन बाद, बहू, कल घर में सत्यनारायण की कथा है। सुबह जल्दी उठकर नहा लेना, पूजा की तैयारी करनी है। मम्मी जी, पूजा का दिन रखने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। कल मेरी भाभी मायके जा रही है, मेरी मम्मी अकेली रहेंगी, मुझे तो उनके पास जाना है। पंडित जी ने कल का ही दिन रखा है। अगर समधन जी अकेली हैं तो उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? ठीक है, नहीं जाती, रहने देती हूँ मम्मी को अकेले। अकेले रहने से ज्यादा बीपी ही तो बढ़ जाएगा। खैर, कोई बात नहीं, मैं पूजा में बैठूंगी। लीला परेशान होकर सोचने लगी, अरे, अगर इसकी माँ को कुछ हो गया तो सब लोग मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे कि मैंने बहू को मायके जाने से रोक लिया। अरे तुम मायके चली जाओ बहू, पूजा मैं देख लूंगी। अनुष्का अगले दिन सुबह ही मायके चली गई। लीला बहुत दुखी थी कि बहू जरा जरा सी बातों के लिए मायके चली जाती है। ऐसे कैसे चलेगा? गर्मियों के दिन थे, पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा था। रसोई में जाने के नाम से ही अनुष्का की हालत खराब हो जाती थी। गर्मी से बचने के लिए वह मनीष से बोली, देखो ना मनीष, कितनी गर्मी है। गर्मी के मारे हालत खराब है। हाँ वो तो है। वो तो है का क्या मतलब? मुझसे गर्मी में खाना नहीं बन पाता, चक्कर आने लगते हैं। सोच रही हूँ जब तक थोड़ा मौसम ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं घर चली जाऊं। अरे अनुष्का, ये कोई 1-2 दिन की बात थोड़ी है। पूरे 5 महीने की गर्मी है। तो क्या तुम 5 महीने अपने घर रहोगी? अरे वहां मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता, भाभी सारे काम करती हैं। मैं तो खाने के बर्तन भी कमरे से नहीं उठाती, बस मजे से लेटी रहती हूँ। मुझे रेस्ट मिल जाएगा, प्लीज भेज दो ना। मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। मम्मी से बात करो, वरना मम्मी मुझे ही सुनाएंगी। अब अनुष्का मम्मी से बात कैसे करे? लीला ने बहू बेटे की बात सुन ली थी, इसलिए इस बार उसने भी सोच लिया कि इस बार कुछ भी हो जाए वह बहू को मायके नहीं जाने देगी। आखिर वह अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी? लगता है बहू को किसी दिन बिठाकर अच्छे से समझाना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर लीला ने खुद को शांत किया और अनुष्का को पास बिठाकर समझाया, बहू,
मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके जाने से नहीं रोक रही, लेकिन वहां इतनी जल्दी जल्दी जाने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। तुम्हारी भाभी तुमसे उकता जाएंगी बेटा, और एक दिन सब संबंध खत्म कर लेंगी। मम्मी जी, आपको सब अपने जैसे ही लगते हैं। मेरी भाभी ऐसी नहीं है, वे बहुत अच्छी हैं। कुछ दिनों बाद अनुष्का फिर मायके पहुंच गई। अनुष्का को देखते ही उसकी भाभी शीतल की त्योरी चढ़ गई और वह बोली, दीदी, इतनी गर्मियों में भी आप चैन से नहीं बैठती, कभी इधर कभी उधर। मुझसे तो इतनी धूप में घर से बाहर भी ना निकला जाए। भाभी, आपने तो भाषण सुना दिए, लस्सी पानी कुछ नहीं। आज दही जमा नहीं है और दूध शाम को आएगा। अनुष्का को आज अपनी खातिरदारी होते न देख बड़ा अजीब सा लगा। शाम होने को थी, शीतल अभी कमरे से बाहर नहीं आई। अनुष्का अपनी माँ दयावंती से बोली, माँ, भाभी कुछ बदली सी नजर आ रही हैं। कुछ बात हुई है क्या? अरे कुछ नहीं, पूरा दिन काम करके थक जाती है बेचारी। सोच रही हूं कि घर में कोई काम वाली लगा लूं। मम्मी, आप काम वाली रखोगी? फिर भाभी पूरे दिन क्या करेंगी? पूरे दिन पलंग ही तोड़ेंगी। उनसे जितना काम कराओगी उतना ही ठीक रहेगा। कम से कम आपको आराम तो मिलेगा। अरे बहुत से काम है उसके, और तुम आ जाती हो तो और भी कई सारे काम बढ़ जाते हैं। भला तुम्हें वह क्या कुछ करने देती है? तुम्हें जूठे बर्तन भी नहीं उठाने देती। वो बहू है इस घर की, अगर वह नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? लगता है आप भाभी को सिर पर चढ़ाती जा रही हो। कहीं ऐसा न हो कि आपको पछताना पड़े। बस करो अनुष्का, बस। बहू ने सुन लिया तो खामखा कलेश हो जाएगा। वह मेरी सारी जरूरतें पूरी करती है, मेरी सेवा करती है। उसके खिलाफ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो अनजान थी कि शीतल कमरे की खिड़की से उनकी सारी बातें सुन रही थी। शीतल को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह बोली, दीदी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन चुप नहीं रहा जा रहा है। सोच कर देखो कि अगर मैं भी तुम्हारी तरह रोज मायके में पड़ी रहूं तो तुम्हारी मम्मी का क्या होगा? कौन तुम्हारे यहां आने पर तुम्हारी सेवा करेगा? तुम तो मम्मी जी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। ठीक है, मैं भी गर्मियां अपने मायके में गुजार आती हूं। तब तक मम्मी जी को तुम ही संभाल लेना। हाँ। बात बढ़ती जा रही थी। शीतल गुस्से में थी। तभी उनकी बातें सुनता हुआ कपिल बाथरूम से बाहर निकला। वह बोला, अनुष्का, देखो तुम मेरी बहन हो, लेकिन शीतल मेरी पत्नी है, जिसने मेरे घर को झाड़ू की तरह बांध कर रखा हुआ है। अगर इसके खिलाफ कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो बातें तुम मम्मी से कह रही थी, अगर वही बातें कोई तुम्हारी सास से कहे तो क्या होगा? 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। यहाँ जहर घोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और जाकर अपना घर देखो। ये सारी बातें सुनकर अनुष्का की आंखें भर आईं। बुरा तो जरूर लगा, लेकिन उन्होंने जो भी कहा वह बिल्कुल सही था। आज उसने खुद को एक बहू के नजरिए से देखा तो खुद में बहुत सारी कमियां पाई। मम्मी, भैया, भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं अपने ससुराल वालों को नहीं समझ पाई। मैं उस घर की लक्ष्मी हूँ। उस घर को मेरी जरूरत है। मैं जाती हूँ और फिर नहीं आऊंगी मायके कभी। बेटी, तुम्हारा जब मन करे आना। ये घर तुम्हारा भी है, लेकिन आना समय पर, क्योंकि बिना बुलाए तो दुश्मन के घर भी नहीं जाना चाहिए। मैं समझ गई हूँ माँ, अब मैं अपने घर जाती हूँ। और उसके बाद अनुष्का ने मायके का मोह त्याग कर ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। देविका के माँ बाप नहीं थे, उसको उसके मामी मामा ने पाला था। जब पहली बार उसका रिश्ता आया तो उन्होंने बिना जांच पड़ताल के शादी पक्की कर दी, क्योंकि गरीबी के कारण अब वो देविका का बोझ और नहीं उठा सकते थे। देविका की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे कि उसका पति चल बसा। उसकी मौत के बाद ही पता चला कि उसके पति को कैंसर था, और ये बात सब जानते थे सिवाय देविका के। बस उसकी सास भानुमति की इच्छा थी कि उसका बेटा दुनिया से जाने से पहले अपनी निशानी छोड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भानुमति बोली, सोचा था बेटा नहीं रहेगा तो कम से कम उसका नाम तो चलता रहेगा।
लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारी कोख बंजर निकलेगी। निकल जाओ इस घर से। माँ जी, आपके बेटे को कैंसर था, ये बात आपने छिपाकर मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपके बेटे के जीवन की लौ बुझने वाली थी, लेकिन आप अपने बेटे के नाम का चिराग जलाना चाहती थी। इसमें मेरी नहीं, आप सबकी गलती थी। आपका बेटा तो चला गया, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। इस घर पर मेरा पूरा अधिकार है। अरे वाह, तुम तो कानून भी जानती हो। ये अधिकार की बातें हमसे मत करो। जहां बेटा गया समझो हमारा सब कुछ चला गया। इस घर में रहोगी तो खाओगी क्या? घास। मेरे घर से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। देविका अपने भाग्य को कोसते हुए रोने लगी। अब क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? क्या खाऊंगी? उसके सामने बहुत से सवाल खड़े थे। देविका रसोई में खाना लेने गई तो भानुमति ने पूरी सब्जी बनाई हुई थी। देविका ने थाली में खाना डाला तो भानुमति ने उससे खाना छीनते हुए कहा, तुम विधवा हो, तुम्हारे लिए ये खाना नहीं है। विधवा को रूखा सूखा खाना चाहिए। रही सही कसर छोटी ननद पूनम पूरी कर देती थी। वह बोली, माँ, भाभी के लिए मैंने रसोई में मोटे चावल और सत्तू रख दिया है। भाभी, बस अब वही खाना है। पकवान अब तुम्हारे नसीब में नहीं है। देविका की आंखों में आंसू भर आए और वह भूखे पेट ही सो गई। वह सो रही थी तो भानुमति ने उसके ऊपर पानी डाल दिया। देविका ने घबराकर पूछा, अरे ये क्या कर दिया माँ जी आपने? मेरे सारे कपड़े और बिस्तर गीला कर दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बहू। तुम्हें बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। ये सारे सुख अब तुम्हारे लिए नहीं हैं। माँ जी, एक तो आपने पहले ही मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, कम से कम और जुल्म मत करो। अब बर्दाश्त नहीं होता। ना मैं खा सकती हूँ, ना सो सकती हूँ, तो और कहाँ जाऊं मैं? जो नियम हैं वो तो सब निभाते हैं और तुम्हें भी निभाने ही पड़ेंगे। हाँ। देविका बहुत दुखी थी। अब ऐसे गुजारा नहीं होने वाला था। इसी तरह 1 साल बीत गया। देविका सूख कर कांटा हो गई। मामी और मामा के यहाँ जाने का रास्ता भी बंद हो गया। कई दिनों से उसकी तबीयत भी खराब थी। भानुमति ने दवाई भी नहीं दिलवाई। देविका ने सोचा, क्यों ना मैं भी घर से बाहर निकलकर कुछ काम करूं। वह बहुत हिम्मत करके घर से बाहर निकलने लगी। भानुमति ने पूछा, बहू, कहाँ जा रही हो? मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। पैसों की जरूरत है। सूती साड़ियां फट गई हैं। दवाई के लिए भी पैसे नहीं है। सर्दियां भी आ रही है, मेरे पास स्वेटर भी नहीं है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करते? अरे, बाहर की हवा लग गई है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि घर की 4 दीवारी रास नहीं आ रही? जहां जाना है जाओ, लेकिन ध्यान रखना, एक बार इस घर से बाहर निकली तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, बताए देती हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मौत भी अच्छी। और आप क्या मेरे लिए दरवाजे बंद करेंगे? मैं खुद ही आपके दरवाजे बंद करके जा रही हूँ। ये कहकर देविका वह घर हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। कमजोरी के कारण ज्यादा चलने में दिक्कत हो रही थी। न जाने कितने दिनों से सत्तू पीकर समय काट रही थी वो। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। शाम हो चली थी और सोचने लगी, शायद अब ऐसे ही जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले कुछ खा लूं, बहुत भूख लगी है। कहीं दूर दूर तक भी खाने के लिए कुछ दिखाई नहीं दिया। वहां पेड़ के आसपास हरी हरी घास उगी थी। देविका भूख से बेचैन हो गई और वह रोते रोते घास तोड़कर खाने लगी और कहने लगी, हे परमात्मा, ऐसे कौन से गुनाह किए थे मैंने जो मुझे घास खानी पड़ रही है? तभी वहां उसे घास खाते देख लोगों ने उसे पागल समझा और उसे भीख देकर चले गए। रात तो जैसे तैसे कट गई। अगले दिन वह काम की तलाश में निकली। उसने देखा कि एक खेत में कुछ औरतें काम कर रही हैं। उसने वहां पर खड़े हुए जमींदार से पूछा, क्या मुझे भी यहाँ कुछ काम मिलेगा? तो मालिक ने कहा, अरे हाँ, क्यों नहीं। यहाँ तो काम करने के लिए बहुत लोगों की जरूरत है। धान रोपा जा रहा है, तुम अभी से लग जाओ। देविका बहुत खुश हुई और काम पर लग गई।
शाम को जब उसे 100 रुपए दिहाड़ी मिली तो वह बहुत खुश हुई, लेकिन अभी 100 रुपए में वह क्या कर लेती। छुट्टी होते ही उसने जमींदार से पूछा, भाई साहब, मेरे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है। क्या कुछ समय के लिए सिर छिपाने के लिए कोई आसरा मिल सकता है? बहुत तकलीफ में मालूम होती हो। खैर, वहाँ खेत के उधर ट्यूबवेल है, उसके पास एक छोटा सा कमरा है, तुम वहाँ रह सकती हो। लेकिन हाँ, सिर्फ कुछ दिन। उसके बाद अपने रहने का इंतजाम कर लेना, क्योंकि यहाँ नील गाय का खतरा हमेशा बना रहता है। देविका खुश होकर बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देविका ने उसी छोटे से कमरे में रहना शुरू कर दिया। उसने ईंट रखकर मिट्टी का चूल्हा बनाया और फूटे हुए घड़े को बर्तन बनाया। 100 रुपए में नमक, मिर्च, आटा और छुटपुट सामान खरीद लाई। वह मन में सोचने लगी, ऐसे रोज 100 रुपए तो रोज खाने में ही खर्च हो जाएंगे, तो सर्दी के लिए स्वेटर और कंबल कहाँ से खरीदूंगी? नहीं नहीं, मुझे पैसे बचाने होंगे। लेकिन भूखी रहूंगी तो काम कैसे करूंगी? देविका की नजर वहां पर घास चरते हुए मवेशियों पर गई। उसके मन में ख्याल आया, जब घास खाकर जानवर जिंदा और स्वस्थ रह सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? मैंने भी तो उस दिन ज्यादा भूख लगने पर घास खाई थी। क्यों ना मैं भी घास खाकर काम चला लूं? नहीं, घास तो जानवर खाते हैं। मैं घास की रोटी बनाकर देखती हूँ। देविका ने खेत से हरी ताजी मुलायम घास काटी और उसे उबालकर और पत्थर पर पीसकर एक मिश्रण तैयार किया, जिसमें नमक मिर्च डालकर उसने अपने लिए रोटियां बनाई। उसने रोटी खाकर देखी तो वह चौंक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि घास की रोटी भी इतनी स्वादिष्ट बन सकती है। अगले दिन वह घास की रोटी बनाकर खेत पर ले गई और अपने साथ काम करने वाली औरतों को खिलाई। पहले तो सबने नाक मुंह चढ़ाए, पर खाने के बाद वो तारीफ करते नहीं थकी। वे बोली, हमें तो लग रहा था कि तुम झूठ बोल रही हो कि घास की रोटी बनाकर लाई हो। इतनी स्वादिष्ट रोटी घास की हो ही नहीं सकती। नहीं दीदी, मैं झूठ नहीं कह रही। ये सचमुच घास की रोटी है, भगवान की कसम। अरे वाह, इतने गजब का हुनर तुम्हें आया कहाँ से? इससे अच्छा तो तुम घास की रोटी बनाकर बेचना शुरू कर दो। सच, तुम्हारा नाम हो जाएगा। हाँ। ये सुनकर देविका के अंदर एक ऊर्जा सी आई। वह कुछ काम करे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अब उसने सिर्फ घास की रोटी खानी शुरू कर दी थी। इसीलिए उसने मिर्च, मसाले और बर्तनों लायक पैसे जोड़ लिए थे। पहले दिन जब उसने घास की रोटी बनाई तो खेत पर लगे सब मजदूरों को रोटी खाने के लिए बुलाया। सभी मजदूरों ने हिचकिचाते हुए रोटी खाई, मगर जब खाई तो उंगलियां चाटते ही रह गए। एक औरत बोली, वाह बहना, तुमने तो बहुत अच्छा रोजगार जोड़ा है। इसका नाम सुनकर ही लोग खिंचे चले आएंगे। घास की रोटी तो खा ली, अब ये तो बता दो कि कितने की है तुम्हारी घास की रोटी? केवल 5 रुपए की। बस थोड़ा सा काम चल निकला तो साथ में रायता और सलाद भी रखना शुरू कर दूं। तभी वहां जमींदार आया और बोला, चलेगा, और बहुत अच्छा चलेगा भाई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं लोगों तक तुम्हारी घास की रोटी की खबर फैलाऊंगा। देविका की घास की रोटी खूब मशहूर हो गई और जब लोगों को ये पता चला कि इसे खाने से बीपी और शुगर जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो वहां तो लोगों की भीड़ लगने लगी। घास की रोटी ने देविका का जीवन एकदम से बदल दिया। उसकी काबिलियत और अक्लमंदी देखकर जमींदार के बेटे ने उससे शादी कर ली और देविका के जीवन का एक नया सफर शुरू हुआ।